हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इशू ऑफ समन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था समन्स एंड डिस्कवरी क्या होता है, मगर आज हम बात करेंगे इशू ऑफ समन क्या होता है, जिसका ऑर्डर है 5 CPC। इस वीडियो में हम समझेंगे रूल 1 टू रूल 8 क्या होता है। और ये नोट्स मैंने अपने लैंग्वेज में बनाई है ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली बैरक में क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रूल 1 समन क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं मीनिंग बता दूं, समन क्या होता है। समन मतलब कोर्ट से बुलावा। ठीक है, एक बार केस फाइल हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जज जो है वो समन भेजता है सामने वाली पार्टी को। जनरली डिफेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे ही डिफेंडेंट कोर्ट में आता है तो उसको रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। तो समन बेसिकली एक नोटिस होता है जो कोर्ट भेजती है सामने वाली पार्टी को। ठीक है, ये सारा मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसलिए आज मैं सिर्फ रूल्स के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। समन इज इशूड बाय द कोर्ट टू द डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट हैज टू फाइल हिज रिप्लाई एंड दैट रिप्लाई इज नोन एज रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, समन जो है वो कोर्ट भेजती है डिफेंडेंट को, मतलब सामने वाली पार्टी को। ठीक है, अब जैसे ही समन रिसीव होता है, सामने वाली पार्टी मतलब जो डिफेंडेंट है उसको 30 दिन के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा उस कोर्ट में जिस कोर्ट ने समन भेजा है। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट एंड such reply shall be filed within 30 days. Summon should be signed by the judge and also sealed by the court. समन जो है वो जज के द्वारा साइन किया होना चाहिए और सील किया होना चाहिए। ठीक है, बट इफ द डिफेंडेंट वॉज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट डेट एंड इफ डिफेंडेंट एडमिट्स हिज फॉल्ट और ऑफ एलिगेशन देन इन सच केस कोर्ट विल नॉट इशू समन टू द डिफेंडेंट। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है, जिस तारीख को प्लेंटिफ ने केस फाइल किया उसी ही तारीख पर डिफेंडेंट भी अवेलेबल था और जज ने उसको पूछा कि आपके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए प्लेंटिफ ने, एलिगेशन मतलब आरोप, प्लेंटिफ बोलेगा इसने मुझे मारा था, इसने मुझे टॉर्चर किया था वगैरह वगैरह। और अगर जज ने पूछा डिफेंडेंट को कि ऐसा सच में हुआ था और डिफेंडेंट ने हाँ बोल दिया, मतलब सारे एलिगेशन उसने एक्सेप्ट कर लिए, तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट जो है वो समन नहीं भेजेगी क्योंकि डिफेंडेंट तो ऑलरेडी सामने खड़ा है ना, समन भेज के क्या करना है। तो ऐसे में कोर्ट जो है वो समन नहीं भेजती है। ठीक है, if the defendant want to file written statement then in such case within 30 days from the date of the receipt of summon, but if he fails then further 19 period can be extended. अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है तो 30 दिन के अंदर अंदर, आज समन मिला तो आज से लेके 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। अगर वो फाइल नहीं कर सकता है तो कोर्ट जो है वो जनरली और 90 डेज का मतलब 90 दिन का टाइम देती है। ठीक है, अभी उस 90 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ सकता है। ठीक है, अ पर्सन टू whom the summon is served can appear personally or he can also appoint someone by power of attorney, so another person can appear as a original defendant. अभी समझो कभी कभी क्या होता है ना, डिफेंडेंट बहुत बिजी होता है, उसका कारोबार बड़ा होता है, तो हो सकता है उसके पास टाइम ही नहीं होता कोर्ट में आने का। तो ऐसे में क्या होता है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाता है तो वो जो जिसको पावर मिला है वो आदमी कोर्ट में जा सकता है असली डिफेंडेंट बन के। ठीक है, और वो सारे काम कर सकता है जो डिफेंडेंट खुद कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल 2, कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स्ड विद समन। अभी जब समन कोर्ट भेजती है, ठीक है, तो डायरेक्ट खाली समन ही नहीं भेजती। समन के साथ साथ केस का जो कॉपी होता है ना, जेरोक्स कॉपी, वो भी भेजना पड़ता है डिफेंडेंट को बाय पोस्ट। ठीक है, अभी समझो प्लेंटिफ ने केस फाइल किया तो कोर्ट में वो 2-4 कॉपी जमा करता है जेरोक्स। एक तो ओरिजिनल कॉपी जो जज के पास होता है वो ग्रीन पेपर पे होता है जिसको बोलते हैं लेजर पेपर, और दूसरा जो वो जेरोक्स कॉपी होता है ना। अगर एक डिफेंडेंट है तो जनरली 2 सेट, टोटल 3 सेट फाइल करते हैं। एक तो ओरिजिनल जो ग्रीन पेपर पे होता है और दूसरा वाइट जेरोक्स पे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा सेट होता है ना उसमें से एक, जितने डिफेंडेंट है, अभी समझो 5 डिफेंडेंट है तो पांचों को अलग अलग भेजना पड़ेगा, 5 समन भी भेजना पड़ेगा और पांचों समन के साथ साथ जेरोक्स कॉपी, जो केस का जो जेरोक्स है उसमें लिखा रहेगा, इंडेक्स है, मेमो ऑफ एड्रेस है, कंप्लेंट का कॉपी है, डॉकेट है, वकालतनामा, सारी चीज़ें सामने वाली पार्टी को भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ऐसे में क्या होता है, जैसे ही कोर्ट इशू करती है समन, सो समन के साथ साथ एक
मतलब जो प्लेन का कॉपी भी भेजना पड़ता है एनवलप में डाल के, ठीक है। Whenever court issue summon to the defendant, then in such case court should also give xerox copy of the original print filed by the plaintiff in court. प्लेंटिफ जब केस फाइल करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो और 2 एक्स्ट्रा कॉपी कोर्ट में जमा करे केस का, और वो जो एक्स्ट्रा कॉपी होता है ना केस का, वही डिफेंडेंट को भेजना पड़ता है कोर्ट से, ठीक है। वाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज ओनली डिफेंडेंट विल गेट टू नो दैट द केस अगेंस्ट हिम इज अकॉर्डिंग टू दैट डिफेंडेंट कैन फाइल हिज रिटन स्टेटमेंट। अभी इसका मतलब क्या है कंप्लेंट को भी भेजने का डिफेंडेंट को? अभी देखो समन मिल गया डिफेंडेंट को, तो आएगा तो खाली मुंह देखने थोड़ी आएगा जज का, उसको रिटन स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा ना। तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए उसको प्लेंट देखना पड़ेगा। प्लेंट देख के बाद वो पॉइंट वाइज अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखेगा कि पॉइंट नंबर 1 में जो लिखा है वो गलत लिखा है, असल में ये हुआ था। पॉइंट नंबर 2 में जो प्लेंटिफ ने लिखा है वो गलत है, असल में ये हुआ था। तो रिटन स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, पैराग्राफ वाइज डिनाई होता है, कैंसलेशन होता है कि नहीं भाई ये हुआ ही नहीं था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसलिए कंप्लेंट को भी भेजना जरूरी है। इफ देर इज ओनली 1 डिफेंडेंट देन एटलीस्ट 1 xerox कॉपी ऑफ प्लेंट इज नेसेसरी। अगर केस में एक ही डिफेंडेंट है तो एटलीस्ट एक कॉपी तो कोर्ट में आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। एक तो ओरिजिनल हो गया जो ग्रीन पेपर पे होता है, और एक xerox कॉपी, मतलब टोटल 2 हो गया। अगर 2-4 डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट के तो एक तो ओरिजिनल कॉपी जो जज पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा एक्स्ट्रा xerox कॉपी 3, मतलब टोटल 4-5 हो गया, ठीक है। तो वो प्लेंटिफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्स्ट्रा कोर्ट में जमा करे। This xerox copy requirement will be depend on court to court, and usually at the time of filing the person who works in a court department will tell you how much copy will be required. अभी इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप केस फाइल करते हो तो अफर्मेशन होता है, ऑब्जेक्शन निकलते हैं, तब उसी आदमी को पूछ सकते हो जो कोर्ट में बैठा होता है। उनको आइडिया होता है हर कोर्ट का क्या होता है, ठीक है। उनको पूछ लेने का कि मेरे केस में एक डिफेंडेंट है तो मैं कितनी कॉपी जमा करूँ एक्स्ट्रा, तो वो बोल देगा कि 2 कॉपी जमा करो। तो आप तुरंत ही आजू बाजू जेरोक्स करके लेके आए, ठीक है, और फाइल कर दे। और वो बोलता है कि ज़्यादा करो तो ज़्यादा करके लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता होता है, क्योंकि वही कोर्ट में बरसों से काम करता है वो, ठीक है। अब बात करते हैं रूल 3, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बात किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर डिफेंडेंट बहुत बिजी आदमी है, वो कोर्ट में आ नहीं सकता, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे सकता है, और जिस बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है वो ओरिजिनल डिफेंडेंट बन के कोर्ट में आ सकता है। मगर यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कोर्ट को पर्सनली उनका ही काम होता है, अब भले वो कितना भी बिजी, उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। यूजुअली इफ द डिफेंडेंट इज नॉट एबल टू कम पर्सनली, ही यूजुअली अपॉइंट समवन बाय पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। अगर डिफेंडेंट ज़्यादा बिजी है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी देके किसी और को अपॉइंट कर सकता है। मगर कभी कभी क्या होता है, कोर्ट को वही डिफेंडेंट की ज़रूरत होती है, तो उसको ही आना पड़ेगा। आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। बट इफ द कोर्ट थिंक्स दैट द पर्सन अपियरिंग ऑफ द डिफेंडेंट इज इंपॉर्टेंट, देन इन सच केस कोर्ट विल सेंड द समन फॉर पर्सनल अपियरेंस, ठीक है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी है तो पर्सनल अपीयरेंस वाला समन भेजना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडेंट इज लिविंग इन दुबई, इन केस इज फाइल्ड इन कैनेडा बाय प्लेंटिफ, स्टिल द डिफेंडेंट हैज़ टू अपीयर पर्सनली इन कोर्ट, ठीक है। भले वो दुबई में रहता हो, उसको कैनेडा आना पड़ेगा कोर्ट में, अगर पर्सनल अपीयरेंस का समन भेजा है तो कोर्ट, ठीक है। रूल नंबर 4, नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रिसाइड्स विद इन द सर्टेन लिमिट। अभी देखिए क्या होता है, दोनों पार्टी समझो एक ही एरिया में रह रही है, मगर थोड़ा डिस्टेंस है दोनों में, प्लेंटिफ अलग रह रहा है, डिफेंडेंट थोड़ा दूर रह रहा है, 200-300 किलोमीटर। तो ऐसे में कोर्ट का भी एक रिस्ट्रिक्शन है, आप किसी को भी नहीं बुला सकते, ठीक है। यूजुअली कोर्ट विल कॉल दैट पर्सन हु इज स्टेइंग नियर बाय कोर्ट, बट इफ द पर्सन इज स्टेइंग विद इन समझो 80 किलोमीटर से तो 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में रह रहा है, then he can be called by court to appear personally। अगर कोई बंदा कोर्ट के नज़दीक में नहीं रह रहा, दूर रह रहा है, तो कोर्ट उसको जनरली नहीं बुलाती है। ये केस में अलग हो गया, यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट को ज़रूरत है उसी आदमी की जो ओरिजिनल डिफेंडेंट है, तो उसको आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर उस आदमी की ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है कोर्ट उसको ना भी बुलाए,
मगर वो सामने वाली पार्टी 80 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक के एरिया में रह रही है। अभी समझो कोर्ट यहाँ पे है, ठीक है, और कोर्ट से 300 किलोमीटर दूर के अंदर अंदर वो डिफेंडेंट रह रहा है, तो कोर्ट उसको बुला सकते हैं। 300 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं, आप ट्रेन करके भी आ सकते हो या तो एयरपोर्ट से भी आ सकते हो, ठीक है। बट देर शुड बी अ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सच एज ट्रेन एक्सेट्रा, देन ओनली कोर्ट कैन कॉल सच पर्सन पर्सनली। मगर उस बंदे को बुलाने के लिए जो 300 किलोमीटर के अंदर रह रहा है, ठीक है, ट्रेन की सर्विस होनी चाहिए। अगर आप ट्रेन से आते हो तो पहुंच जाओगे 4-5 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कोर्ट जो होती है वो 5-6 बजे तक चालू रहती है, तो आप शाम को निकल भी जाते हो और उसी दिन पे आप घर पे भी पहुंच जाओगे, ठीक है। रूल नंबर 5, समन टू बी आइदर टू सेटल द इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल। समन जो है वो दो तरीके से भेजे जा सकते हैं, या तो settle the issue or for final disposal. Usually courts send someone to call the defendant and for his written statement, but there are many cases in which a court can issue someone to defendant to solve the matter so that final decision will come in that particular case. जनरली क्या होता है, कोर्ट समन भेजती है तो सामने वाली पार्टी को बुलाने के लिए कि सामने वाला डिफेंडेंट है वो आए और अपना रिटन स्टेटमेंट को फाइल करे। मगर जनरली ऐसा भी होता है कि कोर्ट को केस को निपटाना होता है फटाफट, ठीक है, तो अगर डिफेंडेंट भी इंटरेस्टेड है तो कोर्ट जो वो तुरंत जजमेंट दे देगी, ठीक है। वैसे भी इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि वो किसी चीज़ को लंबा खींचना, अगर पार्टी ही रेडी है केस को सॉल्व करने में, ठीक है। रूल नंबर 6, फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, ठीक है। कोर्ट हैज़ टू फिक्स अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट टू हियर द मैटर सो दैट द डिफेंडेंट कैन कम एंड गिव हिज रिटन स्टेटमेंट। अभी जब समन कोर्ट भेजती है तो उसमें एक तारीख लिखी होती है कि आप 100 डेट पे आपको कोर्ट में अपीयर होना है और आप अपना रिटन स्टेटमेंट को भी फाइल करना है। तो समन जब भेजता है उसमें ही डेट लिखनी पड़ती है, ठीक है। आप खाली समन ऐसे नहीं भेज सकते कि आपको आना है कोर्ट में बस, लेकिन कभी आना है, कोई तारीख होगा ना, वही तारीख पे आपको आना है और रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब भी डिफेंडेंट आएगा तो डिफेंडेंट अपने एडवोकेट के साथ आएगा और उसी तारीख पर प्लेंटिफ और उसका वकील भी सामने होगा, ठीक है। जैसे ही डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, एक ओरिजिनल कॉपी जज के पास जाएगी और एक जेरोक्स कॉपी सामने वाली पार्टी मतलब प्लेंटिफ को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का कम्युनिकेशन हो गया। रूल नंबर 7, समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलाई ऑन बाय हिम। अगर डिफेंडेंट के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट के साथ साथ उस डॉक्यूमेंट को भी मंगा सकती है जिसके ऊपर वो रिलाई करता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट द डिफेंडेंट ऑल्सो हैज़ टू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन विच ही इज रिलाइंग सो दैट कोर्ट कैन सी द ट्रूथफुलनेस ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। जब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है तो उसके साथ साथ उसको सारे डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि कोर्ट को पता चले कि हाँ डिफेंडेंट जो है वो सही बोल रहा है, ठीक है। At the time of filing written statement, the defendant has to attach Xerox copy of the document. Xerox copy लगानी पड़ेगी written statement में। जब भी आप कोर्ट में फाइल करते हो तो Xerox copy लगानी पड़ती है, ठीक है। जब भी एविडेंस का स्टेज आएगा तब आपको ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा, वो बात अलग है। मगर जब आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हो, या तो प्लेंटिफ हो तो प्लेंट फाइल करोगे, तो दोनों में Xerox कॉपी लगेगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। And at the stage of evidence the defendant can provide the document, original document, ठीक है। Rule number 8, on issue of summon for final disposal defendant has to be directed to produce his witness। अगर समन फाइनल डिस्पोजल के लिए भेजा गया है तो डिफेंडेंट को विटनेस भी बुलाने पड़ेंगे जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। अगर डिफेंडेंट बोलता है कि मैं उस जगह पे था ही नहीं तो कोई तो विटनेस होगा ना, चाहे उसकी फैमिली मेम्बर भी हो सकती है। फैमिली मेम्बर आके बोलेंगे कि हाँ ये तो मुंबई में था ही नहीं या तो महाराष्ट्र में ही नहीं था, तो एक तरह के विटनेस हो गए। अगर डिफेंडेंट किसी विटनेस पे डिपेंडेंट है केस में तो उस विटनेस को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। वंस द कोर्ट सेंड्स द समन फॉर डिस्पोजल ऑफ द केस देन द डिफेंडेंट शुड मेक ऑल द विटनेस प्रेजेंट इन द कोर्ट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।